हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपन ने जो लास्ट टॉपिक था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक था, उस स्पेक्ट्रम के अंदर अपन ने उसका जो वेवलेंथ और वेव नंबर का फॉर्मूला था वो डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला भी अपन ने कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और एक नया टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर। ठीक है, ये टॉपिक बहुत गजब का है। एक इक्वेशंस अपन डराइव करेंगे जिसको डी ब्रॉगली इक्वेशंस अपन कहेंगे, इसलिए कंप्लीट वॉच वीडियो को आप वॉच कीजिएगा और इसको एंजॉय कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जो बच्चे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो कि स्पेक्ट्रम लाइन से रिलेटेड थे। ठीक है, देखो 3 फॉर्मूले मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक मैंने बताया था लैम्डा वेव नंबर और वेवलेंथ। लैम्डा वो कैसे कैलकुलेट करते हैं फॉर द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो 1/लैम्डा वेव नंबर इज इक्वल टू द 1.09678 इंटू 10⁻7 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर मीटर मिनट्स, ये बता दिया था। फिर अगर इसको सेंटीमीटर में देखना होता तो मैंने इसी फॉर्मूले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, वो था 109,678 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। और अपन जानते जो ये जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, आर के इक्वल हैं। किसके इक्वल है? आर के इक्वल है। यानी अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये दोनों किसके इक्वल थे? आर के इक्वल थी। और एक वैल्यू थी 1.09678 इंटू 10⁻7 मीटर में है और दूसरी वैल्यू किस में है भाई? यस, ये वैल्यू किस में है? सेंटीमीटर में। ये मीटर में है 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है, लेकिन अपन जानते हैं कि अगर मैं इसी को अगर इन्वर्स कर दूं, इसी आर को जैसे 1/r कर दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/109,678 हो जाएगा। सेंटीमीटर वाले की बात कर रहा हूँ भाई, है ना? तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 9.12 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर। ये भी अपन ने कैलकुलेट कर लिया। तो ये वैल्यू अपने पास क्या थी? न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगा सकते हो किसके लिए? लैम्डा के लिए। तो यहाँ से अगर मैं इसको वैल्यू को रखता था तो अपने पास एक नया फॉर्मूला बना था, अगर याद हो तो 9.12 इंटू 10⁻6 इंटू जेड स्क्वायर n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर अपॉन इन्वर्स कर दिया भाई, ध्यान रखना, अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। ठीक है, एक बार रिवाइज भी करवा दिया मैंने। अब बात करते हैं स्पेक्ट्रम लाइंस की। तो स्पेक्ट्रम लाइंस के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, याद हो तो? याद होगा सबको? ठीक है, अगर याद नहीं तो एक बार रिमाइंड कीजिए क्या था। टोटल स्पेक्ट्रम लाइंस इज इक्वल टू था n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/2 था, जहाँ n2 क्या है? फाइनल लाइन और n1 क्या है? इनिशियल स्पेक्ट्रम लाइंस। ठीक है, तो यहाँ से अपन क्या कर रहे थे? टोटल नंबर ऑफ लाइंस अपन कैलकुलेट कर रहे थे। अब इसी फॉर्मूले को अपन यूज करते हुए ये न्यूमेरिकल्स को अपन सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन अभी। पहले क्वेश्चंस में भी मैंने 4 क्वेश्चंस बनाए भाई। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको कह रखा है कि द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम 6th ऑर्बिट टू 3rd ऑर्बिट by transition in multi steps, then find out the followings। यानी आपको ये कह रहा है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? 6 एनर्जी लेवल से 3rd एनर्जी लेवल्स में चल रहे हैं। क्या कह रहा है? 6 एनर्जी लेवल से 3rd एनर्जी लेवल्स में चल रहे हैं। और अपन जानते हैं कि जो एनर्जी लेवल्स थे वो कौन कौन से थे, ये अपन जानते हैं। ठीक है, जानते हैं तो देखो बताइए, पहले कौन सा था? लाइमन था, दूसरा कौन सा था? बामर था, तीसरा था पास्चन, चौथा था ब्रैकेट, 5वां था पी फंड और छठा कौन सा था? हम्फ्री। ये अपने को पता है। अब ये 6, ये 5, ये 4, ये 3, यानी 6 से किस में आ रहा है? इस
थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है या थर्ड एनर्जी लेवल में वो ट्रांजिशन हो रहा है। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस। अगर आपको इसी से टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस निकाले तो अपने पास फॉर्मूला था, क्या था, n2 - n1 इंटू n2 - n1 n1 + 1/2 ये था। अब n2 यहाँ पर क्या है, 6 है, ये n2 अपने पास क्या हो गया 6 और n1 कितना हो गया भाई अपने पास 3। तो अब सीधी सीधी वैल्यू रख दीजिए टोटल स्पेक्ट्रम लाइंस। पहला वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ भाई, तो ये हो जाएगा 6 - 3 इंटू 6 - 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ये कितना हो गया 3 इंटू ये कितना हो गया 7 हो गया। देखो 1 + 6 7 7 - 3 कितने हो गए 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 12 डिवाइड बाई 2 6। तो टोटल स्पेक्ट्रम लाइंस जब स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कहाँ से 6 ऑर्बिटल से थर्ड ऑर्बिटल। तो ये था अपने पास पहला क्वेश्चन। आगे बात समझ में, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन यूवी रीजन। अब अपन जानते हैं यूवी रीजन कौन सी स्पेक्ट्रम लाइंस में था, कौन सी में था, यस लाइमन सीरीज में था अपने पास यूवी रीजन। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है वो तो इस 6 से लेकर के थर्ड तक ही हो रहा है, ना तो बामर में गया और न ही लाइमन में गया। इसका मतलब वहाँ तो कोई ट्रांजिशन ही नहीं हो रहा। अब जब ट्रांजिशन ही नहीं होगा तो वहाँ स्पेक्ट्रम लाइन्स नहीं बनेगी। तो मैं यह कह सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन इन यूवी रीजन विल बी 0। क्या होगी 0, क्योंकि अपन जानते भाई लाइमन में कौन सा था, यूवी रीजन था लाइमन सीरीज के अंदर, और लाइमन के बाद बामर में कौन सा था, विजिबल था। अब अगर देखा जाए तो विजिबल में भी कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा। जब विजिबल में भी कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा तो वहाँ पे भी स्पेक्ट्रम लाइंस नहीं बनेगी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यही है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन विजिबल रीजन। अब देखिए अभी मैंने कहा कि जहाँ ट्रांजिशन हो रहा है वो तो थर्ड यानी पाश्चन तक था भाई, लाइमन बामन पाश्चन सीरीज तक ही था, क्योंकि पाश्चन से नीचे तो आ ही नहीं रहा, थर्ड से नीचे तो सेकंड में बामर था और फर्स्ट में कौन सा था, यू में था। तो दोनों में जब ट्रांजिशन नहीं हो रहे हैं तो यहाँ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइन कितनी होगी 0। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा भाई 0 स्पेक्ट्रम लाइन्स हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ लाइन इन IR रीजन। ठीक है, मैं एक बार इसको हल्का सा रब कर रहा हूँ यहाँ से। अब देखो यूवी और IR के बाद में यूवी और विजिबल रीजन, लाइमन में कौन सा था, यूवी रीजन था, बामर में कौन सा था, विजिबल था। और उसके लिए मैंने कहा था कि पार्सन से आगे सारे के सारे कौन से रीजन था, यस IR रीजन था। अब वहां पर अगर अपन टोटल स्पेक्ट्रम लाइंस निकाले तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, और अपन ने ये कैलकुलेट कर ली। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस इन IR यानी कहां से कहां तक, 6 से लेकर के थर्ड तक, 6 से लेकर के थर्ड तक अभी मैंने कैलकुलेट की थी। वही पहला क्वेश्चन जो अपन ने कैलकुलेट किया था कि टोटल स्पेक्ट्रम लाइन इन IR, क्योंकि सारे IR है, ये भी IR है, ये भी IR है, ये भी IR है। ठीक है, तो टोटल जो स्पेक्ट्रम लाइन होगी वो कितनी हो जाएगी, वैसे अपन ने कैलकुलेट कर लिया कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। फिर भी एक बार वापस कैलकुलेट कर सकते हो इस तरह से, ये लीजिए टोटल कितना आता है 12/2 = 6। अब ये 6 लाइंस कैसे हुई वो अपने को देखना है, क्योंकि भाई अगर आपसे कहा जाए इंडिविजुअली स्पेक्ट्रम लाइंस कैलकुलेट करके बताओ, तो अगर आप इस इंडिविजुअल निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखिए ये अपने पास 6 एनर्जी लेवल है, ये अपने पास 5th एनर्जी लेवल है, ये अपने पास 4th एनर्जी लेवल है, और ये अपने पास 3rd एनर्जी लेवल है। यानी यहाँ n = 6, यहाँ n = 5, यहाँ n = 4 और यहाँ n = 3। ये अपने पास कौन सी थी, हम्फ्री, याद है हम्फ्री। और ये कौन सी अपने पास, हाँ भाई थर्ड वाली कौन सी थी, पाश्चन। कौन सी है, पाश्चन सीरीज। अब ये कह रहा है कि अगर टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस निकालनी है तो एक तो फॉर्मूले से अपन ने कैलकुलेट कर ली, एक यहाँ से भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर आपसे कहा जाए कि हम्फ्री इस 6 एनर्जी लेवल में कितनी स्पेक्ट्रम लाइन बनेगी, तो देखो 6 से इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, थर्ड में। 6 से इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, थर्ड में। तो टोटल स्पेक्ट्रम लाइन कितनी बनी यहाँ पर 3। यहाँ कितने हैं टोटल भाई, 5th में, 5th के हिसाब से देखा जाए तो कितनी हो रही है, 5th किस में आ रहा है, थर्ड से। 5th से इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, थर्ड से। तो टोटल स्पेक्ट्रम लाइन कितनी बन रही है। अगर मैं यहाँ देखो 4th में, तो 4th से किस में आ रहा है, थर्ड में। और अगर यहाँ से देखें 3rd - 3 कितना आ रहा है, 0। तो अगर टोटल स्पेक्ट्रम लाइन्स देखी जाए तो 1, 2 और 3 टोटल कितनी हो रही है भाई, 6 स्पेक्ट्रम लाइंस बन रही है, जिसमें ये कहा जाए कि हम्फ्री से थर्ड में पाश्चन में आने के लिए 3 स्पेक्ट्रम लाइन बन रही है। अगर मैं बात करूं पी फंड से आने के लिए, पी फंड से पाश्चन में आने के लिए कितनी बन रही है, 2, और ब्रैकेट से और पाश्चन में आने के लिए कितनी बन रही है स्पेक्ट्रम लाइंस, 1। तो टोटल स्पेक्ट्रम लाइंस कितनी हो रही है, 6 हो रही है। तो इस तरह से आपने पूरा जो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें 1st, 2nd, 3rd एंड 4th ये चारों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे बेटर तरीके से। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन था वो अपना कवर हो गया है। चलिए इसको रफ कर दिया मैंने एक बार।
आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर यहाँ से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, न्यूमेरिकल पर्पस देखा जाए तो एग्जाम्स, कंपटीशन एग्जाम्स में इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए अपने को ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी है, न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है भाई, ध्यान रखना है। थ्योरी तो भाई कर ही रहे हैं अपन, लेकिन इसके साथ साथ अपने को न्यूमेरिकल पोर्शन भी कवर करना है। चलिए इसको भी रफ कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 को रीड कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम 7 टू फर्स्ट ऑर्बिट बाय ट्रांजिशन इन मल्टी स्टेप्स देन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस। यानी अब ये कहाँ से कहाँ पर जंप हो रहा है इलेक्ट्रॉन, इस 7th एनर्जी लेवल से कौन से एनर्जी लेवल में आ रहा है, ये फर्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जंप हो रहा है, यानी इमिशन हो रहा है, एनर्जी का इमिट होगा, एनर्जी इमिशन होगी, बाहर निकलेगी। तो अब यहाँ से अपने को कैलकुलेट करना है कि इस N7 से N1 में आने के लिए टोटल स्पेक्ट्रम लाइंस कितनी बनेगी। ध्यान रखना क्या पूछे, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस, तो वही फॉर्मूला है 7 - 1 यानी N2 - N1 इंटू N2 - N1, ये तो अपने को पता ही है ना। यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूला N2 - N1 N2 - N1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये टोटल स्पेक्ट्रम लाइंस, ठीक है। तो यहाँ रख दीजिए वैल्यू 7 - 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब देखो इनिशियल फाइनल और इनिशियल कितने बच गए 6, या कितने बच रहे हैं 7 डिवाइड बाई 2, कितने हो गए, यस कितना हो गया 42 हो गया क्या, तो 42 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 21। यानी अगर मैं ये कहूँ कि 7th एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट एनर्जी लेवल यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल में आएगा तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस कितनी बनेगी वहाँ पर, यस कितनी बन रही है 21। अब डायग्राम से समझना है कि ये टोटल स्पेक्ट्रम लाइंस 21 कैसे बनी। तो चलिए इसके भी अपन कैलकुलेट करते हैं, ये तो फॉर्मूले के बेसिस पे था। अगर डायग्राम से अपन देखें तो मैंने ये कहा कि ये अपने पास 7 एनर्जी लेवल है, समझिएगा भाई 2 7th 6th 5th 4th 3rd 2 और 1। अब देखिए कैलकुलेट कीजिए, 7 से 1 में आ रहा है, ये 7 से 1 में आ रहा है तो 7 - 1 टोटल कितने बन रही है 6 से फिर किस में आ रहा है 1 में कितनी बन रही है 5, फिर 5 से इसमें आ रहा है 1 में कितनी बन रही है 4, फिर 4 से किस में आ रहा है 1 में, तो टोटल स्पेक्ट्रम लाइन कितनी बन रही है 3। अब फिर 3 से किस में आ रहा है 1 में, फिर 2 से 1 में, और फिर ये 1 से 1 0। तो अगर अपन कैलकुलेट करें टोटल स्पेक्ट्रम लाइन तो देखो ऐड कर लीजिए 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, टोटल कितनी हो रही है, आप कैलकुलेट कर लीजिए टोटल कितनी हो रही है 21 हो रही है। कैलकुलेट कीजिए, देखो 6 + 5 11 11 + 4 15 15 + 3 18 18 + 2 कितने हो गए 20 एंड 20 + 1 कितना हो गया 21। तो आप दोनों तरीके से आप स्पेक्ट्रम लाइन कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, इजीएस्ट मेथड है, ध्यान रखना बहुत ही इजीएस्ट मेथड है। अगर फॉर्मूला याद भी नहीं हो तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए ये था अपना सेकंड क्वेश्चन, ये भी आपका कवर हो गया। चलिए अब आके बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड क्वेश्चन में आपको वही क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है, आप पूछ रहे हैं आपको व्हाट शुड बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस ऑब्टेन इन द स्पेक्ट्रम इफ द टोटल ऑफ एनर्जी लेवल्स आर 4। यानी अब आपको पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी होगी जब आपके पास एनर्जी लेवल कितने हो भाई 4 एनर्जी लेवल हो, यानी केवल 4 ही एनर्जी लेवल है। कौन कौन से 1 2 3 4, अपने पास 4 एनर्जी लेवल है। तो ये लाइमन था जिसके लिए एन की वैल्यू कितनी थी 1, ये बामर था जिसके लिए एन की वैल्यू कितनी थी 2, ये पार्शन था जिसके लिए एन की वैल्यू कितनी थी 3, ये क्या था ब्रैकेट, ठीक है, ये बामर था, समझ आना ब्रैकेट, और इसके लिए एन की वैल्यू कितनी थी भाई 4 थी। तो टोटल जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कितने हैं अपने पास 4। अब जाहिर से बात है इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा, यानी 4 से 1 में आएगा, फिर 3 से 1 में आएगा, फिर 2 से 1 में आएगा। तो टोटल स्पेक्ट्रम लाइंस कितनी होगी। अब देखो यहाँ पर इनिशियल एनर्जी लेवल के बारे में नहीं बताया, उसने कहा कि टोटल आपको बताने की एनर्जी लेवल्स आपको दे रखा है कितने हैं 4 एनर्जी लेवल्स हैं, तो टोटल स्पेक्ट्रम लाइंस कितनी बन रही है तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। 4 से किस में आ रहा है 1 में आ रहा है, यानी 4 - 1 वही फॉर्मूला 4 - 1 4 - 1 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया
3 इंटू यहाँ कितना हो गया, कैंसिल हो गया, 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 12/2 इक्वल टू 6। यानी 4 से अगर टोटल एनर्जी लेवल जहाँ 4 है तो वहाँ टोटल स्पेक्ट्रम लाइन जो बन रही है वो कितनी हो रही है, बन रही 6 बन रही है। क्लियर हुआ ये बात। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इसी तरह क्वेश्चन है। अब इसने स्पेशली विजिबल रीजन के लिए पूछा है भाई। किसके लिए पूछ रहा है, विजिबल रीजन के लिए। क्वेश्चन रीड कीजिए, हाउ मेनी इमिशन स्पेक्ट्रम लाइंस इन ऑल शुड बी विजिबल इफ एन इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं और अपन जानते हैं ये तो रहता अपने पास यूवी रीजन। कौन सा था, यूवी रीजन। और ये जो बामर वाला था वो कौन सा था भाई, विजिबल रीजन। यही था विजिबल रीजन। अब आप क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि हाउ मेनी इमिशन स्पेक्ट्रम लाइंस इन ऑल शुड बी विजिबल इफ एन इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द थर्ड ऑर्बिट। और अब देखो थर्ड ऑर्बिट कौन सा होगा, देखो ये तो फर्स्ट ऑर्बिट था ये वाला, ये सेकंड और ये थर्ड। यानी लाइमन बामर पास्चन से अगर विजिबल की बात करता हूँ, पास्चन से विजिबल की बात करता हूँ तो टोटल विजिबल लाइंस कितनी होगी। फटाफट एक बार आप खुद कैलकुलेट कीजिए भाई। ठीक है, फटाफट जल्दी से जवाब दीजिए। तो कैलकुलेट कर लिया आप लोगों ने, तो कितनी हो रही है। तो अपन देखो यहाँ से इसी क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं अपन कि अपन के पास क्या कह रहा है कि विजिबल रीजन है और विजिबल रीजन में इन प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट तो कितने स्पेक्ट्रम लाइंस अपने पास मिलेगी, यानी इमिशन स्पेक्ट्रम लाइंस कितनी मिलेगी। तो देखिए ये रहा अपने पास थर्ड ऑर्बिट और ये रहा अपने पास विजिबल और ये लास्ट एनर्जी लेवल। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ आएंगे। देखो देखिए ये दे रखा मैंने, यहाँ से कर रखा है। देखो ये यहीं से इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन थर्ड से किस में जा रहा है, 1 में जा रहा है, तो कितने विजिबल लाइंस बन रही है, 2। फिर सेकंड से किस में जाएगा, 1 में जाएगा, तो टोटल कितनी बन रही है, 1। भाई इसका तो काउंट करेंगे नहीं क्योंकि ये तो यूवी में आ रहा है। अब यहाँ से देखा जाए तो टोटल लाइंस कितनी बन रही है, किसमें, विजिबल रीजन के लिए पूछ रहा है भाई। किसके लिए, विजिबल रीजन के लिए। तो देखो थर्ड से विजिबल रीजन में आने के लिए टोटल स्पेक्ट्रम लाइन कितनी बन रही है, 3 बन रही है। समझ में आई। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो कैसे समझ में आ रहा है कि थर्ड से लास्ट में भाई दिखेगा तो लास्ट तक जाएगी थर्ड से, तो थर्ड से यहाँ से गया तो ये एक तो ये बन गया और एक ये बना। फिर दूसरा इस विजिबल रीजन से आएगा एक इलेक्ट्रॉन, इस बामर सीरीज से आएगा ना, तो 2 तो ये रही और एक ये रही। तो टोटल स्पेक्ट्रम लाइंस कितनी ऑब्टेन हो रही है, यस कितनी हो रही है, 3 स्पेक्ट्रम लाइंस ऑब्टेन हो रही है। तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो n2 माइनस n1 प्लस 1/2 इससे भी निकाल सकते हो। भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, थर्ड से 1 में आएगा, तो 3 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 ये कैंसिल हो गया, बचा कितना यहाँ 2, 2 इंटू 3/2 कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आंसर, 3 स्पेक्ट्रम लाइंस आ गए। तो ऐसे भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके आगे का, वो है ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर। समझिएगा इसको भी, ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर। चलिए इसकी बात करें अपन इस बिहेवियर की, तो सबसे पहले बात आती है कि जो ड्यूल बिहेवियर था, इस ड्यूल बिहेवियर का जो टर्म यूज किया है या इस ड्यूल बिहेवियर की डिस्कवरी किसने की है, या मैं कह दूं इस पर इन्वेंशन सबसे पहले किसने किया है, तो वो था आइंस्टीन। आइंस्टीन ने ये कहा था, देखो ध्यान रखना, इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय आइंस्टीन। ये चीज समझने की भाई, किसने सबसे पहले बताया था इसको, आइंस्टीन ने सबसे पहले ड्यूल बिहेवियर को नोटिस किया था या इंट्रोड्यूस किया था। उसने ये कहा था, आइंस्टीन ने ये कहा था कि जो नेचर ऑफ लाइट होती है वो किस तरह की होती है, ड्यूल बिहेवियर की होती है। क्या कहा था इसने कि नेचर ऑफ लाइट वो क्या होती है, ड्यूल बिहेवियर की होती है। क्या होती है, ड्यूल बिहेवियर, दैट मीन्स वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। समझिएगा, यानी इसने ये कहा था आइंस्टीन ने कि जो लाइट होती है उस लाइट की ड्यूल प्रॉपर्टी होती है, वो कौन कौन सी थी, एक वेव नेचर थी और सेकंड कौन सी थी,
पार्टिकल नेचर। अब जब बात आती है मैटर की, तो मैटर के लिए एक्सप्लेन किया था किसने? डी ब्रोगली ने, क्योंकि ये तो आइंस्टीन ने किसके लिए बताया था? लाइट के रिस्पेक्ट में बताया था। लेकिन अगर मैं बात करूं मैटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर की बात की जाए तो इसको एक्सप्लेन किया था किसने? यस, दे ब्रोगली ने। किसने एक्सप्लेन किया था भाई? दे ब्रोगली या दी ब्रोगली, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में देखिए आगे, इसने ये कहा, कैसे? इसने ये कहा कि जिस तरह से एक लाइट की ड्यूल बिहेवियर प्रॉपर्टी होती है, उसी तरह मैटर की भी ड्यूल बिहेवियर प्रॉपर्टी लाइक वेव एंड पार्टिकल होती है। बस उसी को ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर कहा जाता है। तो इसने कहा कि अकॉर्डिंग टू दी ब्रोगली, अकॉर्डिंग टू हिम, if light have dual behavior property, या नेचर कह दो, ड्यूल बिहेवियर नेचर, सेम एज इट इज मैटर हैव आल्सो both properties or nature like wave and particle. That is called dual behavior of nature and it is explained by the डी ब्रोगली। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपन क्या करेंगे, एक इक्वेशंस निकालेंगे जिसको डी ब्रोगली इक्वेशंस कहा जाएगा। अब डी ब्रोगली इक्वेशंस निकालने के लिए अपने को हेल्प लेनी होगी किसकी? आइंस्टीन की। आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी, ध्यान रखना, आइंस्टीन इक्वेशन के नाम से ही फेमस हो गई थी। वो कौन सी थी? आइंस्टीन इक्वेशन। और वो कैसी थी भाई? ध्यान रखना कि जो एनर्जी होती है वो मल्टीप्लाई होती है मास ऑफ बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट मीन्स E इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर, या आप इसको क्या कह सकते हो? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वेयर m इक्वल टू मास ऑफ बॉडी एंड C इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड E इक्वल टू, वे नो वेरी वेल इट इज एनर्जी। अब देखिए, एक तो ये इक्वेशन अपन यूज करेंगे और सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे अपन प्लांक इक्वेशन की। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ डी ब्रोगली इक्वेशन की, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको हल्का सा मिटाऊंगा, थोड़ा सा ले लो फटाफट। ठीक है, ले लिया। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब अपन बात करते हैं यहाँ से डी ब्रोगली इक्वेशन की भाई। अब डी ब्रोगली इक्वेशंस कैसे निकलेगी ये अपन को देखना है। अब एक इक्वेशन तो अपने पास मिलेगी कौन सी? आइंस्टीन की इक्वेशंस, और सेकंड इक्वेशन अपन लेंगे प्लांक इक्वेशन, जो अपन ने प्लांक क्वांटम थ्योरी में स्टडी की थी। ठीक है, याद होगी आपको अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट अपने पास दे ब्रोगली इक्वेशन। अब दे ब्रोगली इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसमें अपने को निकालनी है क्या? वेव लेंथ। क्या निकलवा रहा है ये? वेव लेंथ लैम्डा कैलकुलेट करवा रहा है। अब इसके लिए अपने को दो इक्वेशन चाहिए। फर्स्ट फ्रॉम आइंस्टीन इक्वेशन, दैट मीन्स इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इज फ्रॉम प्लांक इक्वेशन, दैट इज E is equal to h न्यू, इट इज सेकेंड इक्वेशन। एंड अब देखिए यहाँ दोनों इक्वेशंस में क्या है? एनर्जी इक्वल है। तो अपन कह सकते हैं कि प्लांक इक्वेशन और आइंस्टीन इक्वेशन को अगर एनर्जी इक्वल है तो अपन इक्वल कर दें तो अपने को क्या मिलेगा? h न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अगर न्यू की बात करें तो न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, एंड फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टू द वेवलेंथ। ठीक है, ये जानते हैं अपन। और अगर रेसिप्रोकल को, सॉरी, प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, अब इस प्रोपोर्शन साइन को हटाएंगे या इन्वर्सली प्रोपोर्शन आएंगे, सॉरी, यहाँ जो है वो लैम्डा के रेस्पेक्ट में तो इन्वर्सली है और 1 लैम्डा के रेस्पेक्ट में प्रोपोर्शनली है। ये भी ध्यान रखना, लैंग्वेज का ध्यान रखना। फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू लैम्डा और फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शन टू 1 लैम्डा। तो लैंग्वेज का ध्यान रखना भाई। तो मैंने कहा कि जो प्रोपोर्शन साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जो क्या होगा? c, और c ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ
लाइट है। सी क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से इस न्यू की वैल्यू रख दूँ यहाँ पर, तो अपने पास क्या होगा, एच सी अपॉन लेमडा इजकल टू एम इंटू सी स्क्वायर। ये सी से सी कैंसिल कर दीजिए, एच अपॉन लेमडा इजकल टू क्या हो गया, एम इंटू सी। अब देखो यहाँ से आप क्या निकाल लो, लेमडा निकाल लो, तो लेमडा इजकल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम इंटू सी। अब देखिए जो सी है, ये जो सी है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ये तो किसके लिए बात थी, लाइट के लिए थी, लेकिन डी ब्रोगली ने तो ये कहा था कि जो वेलोसिटी ऑफ किसके लिए बात करेगा, मैटर के लिए बात करेगा, क्योंकि उसने ड्यूल बिहेवियर किसका एक्सप्लेन किया था, मैटर का एक्सप्लेन किया था। तो अगर मैं इस सी को रिप्लेस कर दूं वी से, क्या कह रहा हूं, इस सी को रिप्लेस कर दिया मैंने वी से, वी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैटर। तो इसी इक्वेशन को क्या लिख दूंगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम भी रख दूंगा। तो ये अपने पास क्या आ गई, डी ब्रोगली इक्वेशन आ गई। वैसे तो दोनों ही डी ब्रोगली इक्वेशन, ये भी और ये भी। अब देखिए जो m इंटू वी है, एक्चुअल में अपन ने पढ़ा है मोमेंटम, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा मोमेंटम p इक्वल टू, ये होता है मास इंटू वेलोसिटी का मल्टीपल। मास को स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये स्मॉल m ही है भाई, ये क्या है, स्मॉल m ही है, आप इसको स्मॉल m ही रखना है, स्मॉल एम ही है, ठीक है। और ये क्या है, वेलोसिटी v है, तो p किसके इक्वल हो गया, एम वी के। तो अगर मैं यहाँ से अगर वैल्यू रख दूँ तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस एम वी की जगह क्या हो जाएगा, यस p हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, h अपॉन p। अब देखो h क्या है यहाँ पर, प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी बताई थी, 6.62 इंटू 10 टू पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, ये बता रखी है। तो यहाँ क्या होगा, ये तो इनवर्स भाई कांस्टेंट है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा इज प्रपोर्शन टू 1 अपॉन पी। तो ये भी अपने पास डी ब्रोगली इक्वेशन है, ये भी डी ब्रोगली इक्वेशन है, ये भी डी ब्रोगली इक्वेशन है, और ये भी डी ब्रोगली इक्वेशंस हैं। यहाँ तक क्या बात समझ में आई क्या? अगर आ गई तो फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, ठीक है, ले ली स्क्रीनशॉट। आप सुनिए, अब डी ब्रोगली की इक्वेशंस यानी वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक छोटा सा रिलेशन बता रखा है और इसका एक फॉर्मूला डिराइव कर रखा है, तो वो भी अपन यहीं पे कवर कर लेते हैं। देखिए एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ लैम्डा किसकी, डी ब्रोगली एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एनर्जी की तो क्या होती है भाई, हाफ एम वी स्क्वायर, यही होती है काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, यही होती है। अब सुनिए, इन दोनों तरफ जो मास है उस मास को दोनों तरफ से मल्टीपल कर लो, मल्टीप्लाई बाई एम इन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, एम ई इजकल टू 1/2, ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब यहाँ से एम स्क्वायर वी स्क्वायर कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये 2 इस तरह मल्टीपल में जाएगा, 2 इंटू एम ई हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं केवल एम वी निकालता हूँ तो देखो ये स्क्वायर में, तो ये क्या किस में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा क्या, यस, ये किस में चला जाएगा, रूट में, ठीक है। ये कैपिटल ई, ये स्मॉल एम और कैपिटल ई, या आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 मास इंटू एनर्जी 1/2, यह भी तो लिख सकते हो। अब सुनिए, अपने पास डी ब्रोगली इक्वेशन क्या थी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी थी, और एम वी की वैल्यू अपन ने यहाँ कैलकुलेट कर ली और ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो अपने पास क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन √2 मास इंटू एनर्जी। तो यहाँ से फिर एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला जनरेट हो गया जिसमें काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ के अंदर एक नया रिलेशन बना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको जितने न्यूमेरिकल कराए वो समझ में आ गए होंगे और ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर भी आपको समझ में आया होगा। और लास्ट जो टॉपिक था, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली, ये भी आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको इन मैटर्स को नोट्स तो कंपलसरी बनाते रहना है, बार बार कह रहा हूँ नोट्स बनाते रहना, ताकि आपको ये जो मैटर है वो कवर होता जाए। क्योंकि आपको नोट्स बनाने के बाद में आपको देखो वीडियो नहीं देखना है, वीडियो केवल आपको केवल नोट्स बनाने के लिए ही देखना है। और जैसे नोट्स बन जाते हैं फिर आप किससे कवर करेंगे उसको, यस, किससे कवर करेंगे, केवल आपकी रिटर्न नोटबुक्स में जहाँ आपने नोट्स बनाए हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कुछ नए टॉपिक्स विद न्यूमेरिकल्स वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त होगा आपका, और उसमें जो फॉर्मूला निकलेगा, जो डेरिवेशन होगी, वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। इसलिए इन वीडियोज़ को कंप्लीटली देखना है। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव नाइस डे।